अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। कहते हैं जल्द या देर से हुकूमत गिराना मकसद हो तो बजट से अच्छा मौका भला क्या हो सकता है, मगर वफाकी हुकूमत का इत्मीनान है कि ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। गैर संजीदा, गैर पार्लिमानी ज़बान, अदम बर्दाश्त और अना परस्त, ये वो तासुर है जो मुझे गुज़िश्ता हफ्ते में अपने मुक़द्दस ऐवान कौमी असम्बली से मिला है। 22 करोड़ अवाम का मुंतखब मुक़द्दस ऐवान, जहाँ 3 दिन मुस्तकिल हुल्लड़बाजी, गालम गलोच होती रही, गैर पार्लिमानी नारे लगाए जाते रहे, बजट की कॉपियां उड़ाई जाती रही, एक दूसरे पर फेंकी जाती रही, फिर नामालूम खुफिया कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ, मुफाहिमत हुई, मुसालियत हुई या गिव एंड टेक हुआ। चौथे दिन अपोजिशन लीडर को तकरीर करने दी गई, मगर यारा फिर भी ना हुआ कि आप एक दूसरे को सुन लें, वहां बैठ जाएं या मौजूद रहें। इसका हौसला दोनों जानिब नहीं था। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, आपके भी इल्म में होगी। आज कुछ मनाजिर बलोचिस्तान असेंबली में सामने आए। आज वहां बजट पेश किया जाना था। ये सूरत हाल वहां बनी कि वहां अपोजिशन ने दरवाज़ों पर ताले डालकर धरने दे दिए गए, हुकूमती अरकान को अंदर आने की इजाज़त ना दी गई। आखिर बख्तरबंद गाड़ी के जरिए गेट तोड़कर वज़ीर आला बलोचिस्तान को सख्त सिक्योरिटी में असेंबली हॉल तक पहुंचाया गया, मगर इस दौरान भी उन पर जूते, बोतल, गमले ये फेंके गए। ये वो मनाजिर हैं जो हम पहले कौमी असम्बली में जिस ज़बान का इस्तेमाल देखते रहे, वहाँ हुकूमत की जानिब से आगाज़ था, यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से हमने सूरत हाल देखी। अपोजिशन अरकान ज़ख्मी भी हुए इस सूरत हाल में। अपोजिशन कहती है वो हुकूमत से, बलोचिस्तान हुकूमत से बातचीत नहीं करेगी। झगड़ा आखिर है क्या? बजट तो पेश कर दिया, झगड़ा है हिस्से का, ज़ाती हिस्से का। मगर जो कुछ बलोचिस्तान असेंबली में हुआ है, जिस तरह सूरत हाल बदली है, क्या वाकई हुकूमत के लिए सरप्राइज़ है? क्योंकि पीटीआई हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत की कुर्बानी देने को तो तैयार थी, मगर शायद ये सूरत हाल हुकूमत के वहमो गुमान भी नहीं थी। अब बलोचिस्तान असेंबली में बजट मंजूर कराना बड़ा चैलेंज बन सकता है, और अगर बलोचिस्तान का बजट मंजूर ना हो सका तो फिर वो तूफान आ सकता है जो तब्दीली की नाव को मझधार की नजर कर देगा। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे कि आखिर छोटे से हिस्से, झगड़े जैसे कहा जाता है, एक बड़े से जिग्सा पजल रख दे रहे, उसको जोड़ा जाए तो ये मामला है क्या, बनाया क्या जा रहा है, पेश क्या किया जा रहा है। जो मेहमान प्रोग्राम में होंगे, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सेनेटर एजाज चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमारे साथ होंगे, मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा हमारे साथ होंगी। एक इलेक्शन कमीशन का भी मामला है हमारे सामने, कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी बात करें, मगर आगाज करेंगे बीएनपी के रहनुमा सनाउल्लाह बलोच साहब, बलोचिस्तान असेंबली में अपोजिशन में हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। सनाउल्लाह बलोच साहब, फरमाइएगा कि आप असेंबली के अंदर बैठ के बात कर सकते थे, आप जो खुद असेंबली के मेंबर हैं, आप खुद असेंबली को ताले डालकर बैठ गए। थैंक यू मोहतरमा आयशा साहबा। देखें, बात यह है कि बलोचिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से जिस तरह की हुक्मरानी, जिस तरह का डेवलपमेंट का एक वो क्या कहते हैं फ्लॉज से भरपूर और खामियों से भरपूर जिस तरह का एजेंडा चल रहा है, उसने बलूचिस्तान को अंधेरों में धकेल दिया है। बलूचिस्तान में बदअमनी बढ़ी है, बलूचिस्तान की तालीम की शरात 9 से 10% नीचे गई है। बलूचिस्तान में सेहत की का शोबा है वो 15 से 20% तबाही और बर्बादी से दो चार हुआ है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 4 महीने में 180 के करीब तखरीबकारी, बम धमाके, कत्ल, गारतगरी, सहाफ़ियों के कत्ल, अगवा बराए तावान के वाक़यात हुए हैं। बलूचिस्तान में 3 साल में तालीम के शोबे में 1 रुपया पैसा खर्च नहीं हुआ। एक फैंसी खूबसूरत सा कागज उठा के असेंबली में पेश करना, इसको अवाम की फलाह बहबूद का बजट नहीं कहते। हमने 3 बजट बड़े प्यार से, मोहब्बत से, बहस और मुबाहिसे के बाद गुजारे, हम इनको बारहा समझाते रहे। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में इन्होंने गेटोज बनाए हैं, यानी दूसरे दर्जे के शहरी, पहले दर्जे के शहरी और तीसरे दर्जे के शहरी। अगर किसी हम जहाँ से मुंतखब होकर आए, वहाँ हमारे लोगों को तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। वहाँ पानी, बिजली की जो स्कीमात है मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई हैं। करबला जैसा मंजर वो बना देते हैं ताकि गर्मियों में लोग पानी के लिए तरसें, सर्दियों में बिजली और गैस के लिए तरसें। फिर इसके बाद अस्पतालों में अद्वियात नहीं है, तो ये जानबूझ के ताकि जो अपोजिशन है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत के अरकान के इलाकों में भी यही हाल है। मैं वज़ीर आला के अपने हॉस्पिटल से देख के आया हूँ, जहाँ एक्सरे मशीन के लिए फिल्म नहीं है, जहाँ सर्जरी के लिए अद्वियात नहीं है। तो नहीं तो बलोच साहब, असेंबली में आप सब बैठे हैं, आप वहाँ बात करें, आप वहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। मतलब ये कौन सा तरीका है जो आज आप लोगों ने वहाँ पेश करने की कोशिश की है? अपने सीएम को आप लोग जख्मी कर रहे हैं, मार रहे हैं, असेंबली में जो आपके लिए है आप उसको ताले डाल रहे हैं। मैं आप ताला डाल गया तो क्या करेंगे? मेरे बात सुने, ताले आज सिर्फ 2 घंटे पहले हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पर जब बख्तरबंद गाड़ियां आई, यहाँ पर 2500 के करीब फोर्सेस जो है यहाँ पर डिप्लॉय किए गए। यहाँ पर टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर जब इंस्टॉल किए गए, डिप्लॉय किए गए, सुबह से जो है यहाँ रास्ते बंद कर दिए गए, जिसके खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हम मजबूरन अंदर चले गए अपने आप को महफूज बनाने के लिए।
हमने कहा कि जी असम्बली का एक मुअज़्ज़ज़ इदारा है, मुक़द्दस इदारा है, इसके अंदर फोर्सेस नहीं आएंगे, इसके अंदर बदौर ताकत कोई नहीं आएगा। हमने 5 दिन से कैंप लगाया, असम्बली के बाहर बैठे हुए हैं। अगर ये असम्बली हुकूमत में अकल होता, दानिश होती, दूरअंदेशी होती तो हम ये कहते हैं कि जी आए हम हुकूमत तो कह रही है वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको दावत दे रहे हैं, आप राजी नहीं है बात करने को। मोहतरमा आशा साहिबा, देखिए हमारे यहाँ रूल्स ऑफ प्रोसीजर में एक सेक्शन है जिसको 115 कहते हैं, उसके तहत बजट जो है फरवरी और अप्रैल में प्री बजट डिस्कशन होता है। बलूचिस्तान की बीमारी, तकलीफ, मुश्किलात, बेरोजगारी, बदहमनी, अदम इस्तेकाम, ये सारी चीजें बहस होती हैं। उसकी रोशनी में जो है बलूचिस्तान में फिर जो है बजट बनाया जाता है। उन्होंने ये तीसरा साल है कि वो कायदे और कवायद ज़वाबित को बिल्डोज कर रहे हैं, उनको कोई खातर में नहीं ला रहे हैं। इसीलिए हमने कैंप लगाया कि आपने जो है कवायद ज़वाबित के बरखिलाफ आप जो ला रहे हैं बजट, उसको अवाम तस्लीम नहीं करेगा। आप आईनी तरीका नहीं है आपके पास, कोई रास्ता नहीं है असेंबली के अंदर, जो आप बाहर कर रहे थे अंदर कोई रास्ता नहीं है आपके पास। 3 साल से बीबी असेंबली के अंदर हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए। आज से 8 महीने पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इनकी PSDP, इनका तरक्याती बजट मुसद्दर तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कभी जिंदगी में बलूचिस्तान देखा नहीं है, आधे घंटे में उनको जो स्टे दे दिया कि जी आपने जो बजट बनाया अमल दरामद करें। 40 अरब रुपए इस साल हमारे जाया हो गए, लैप्स हो गए, खर्च नहीं हो सके। 3 साल में 200 अरब गरीब सूबे नहीं, तो अब आपकी हिकमत अमली क्या है? आप हुकूमत से बातचीत करेंगे, आप बजट की मंजूरी रोकेंगे, आपका रास्ता क्या होगा, या आप ये करेंगे हुल्लड़बाजी और इस तरह का तशद्दुद जो आज बाहर हुआ? उल्लड़बाजी अगर हमारी तो बख्तरबंद गाड़ी में हमने दरवाजा नहीं तोड़ा। उल्लड़बाजी उसको कहते हैं कि हुकूमत यहाँ होता और हम बख्तरबंद गाड़ी में आते, हम बंदूकों के साथ आते, हमारे पास बंदूक बरदार भी हैं, हमारे पास सियासी कारकुन भी हैं। हमने मगर वजीर आला पे जूता फेंका गया, बोतलें फेंकी गई, गमले उठा के फेंके गए। गलत हुआ है बीबी, गलत है कि मैं आपको बताऊं, जब ये हुकूमत के गलत फैसले हैं, जब अकल और शऊर से आरी हुक्मरान होते हैं तो इसी तरह होता है। अगर उनको ये पता था 2,500 फोर्सेस डिप्लॉय करने की जरूरत क्या है, हम अभी भी जमहूरी लोग हैं, जिसने भी किया गलत किया है। हम न जूते फेंकने के हक में, न बोतल मारने के हक में, हम सियासी और जमहूरी अंदाज में हमारे पास दलाइल हैं, मंतक है अपनी बात करने के लिए। ये जिसने भी किया है गलत किया है। लेकिन तो आप असेंबली के अंदर बात करेंगे? जी मेरी बात सुने बीबी, असेंबली के अंदर आज उन्होंने असेंबली में भी हमें नहीं छोड़ा। वो तो फैसला यही था कि आज असेंबली के बाहर जो असेंबली का ऑल है, बलूचिस्तान की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पुलिस वाले अराकीन असेंबली को अंदर दाखिल होने नहीं दे रहे। हम तो इसीलिए अभी भी बाहर ये देख रहे हैं, हमारी तकरीरें, हमारा धरना जारी है। हमें अंदर जाने ही नहीं दिया कि हम बजट को अपोज करें। हमें तो इस बात का अंदाजा था यहाँ पर मार्शल दौर में, डिक्टेटरशिप में इतनी ज्यादा नहीं हुई है। ये जो एहसास बरतरी और ये जिस किस्म के हुक्मरान बिठाए गए हैं, ये बलूचिस्तान को इस्तेकाम देखें। बलूचिस्तान बजट पास हो जाएगा जी बीबी, देखें बजट पास हो, अगर बख्तरबंद गाड़ियों में जिस बजट को लाया जाता है, रॉकेट लॉन्चर और बंदूकों को मिसाइल में लाया जाता है, इसमें वो बजट पास भी करवा लेंगे। लेकिन अवाम में जो मायूसी है, बलूचिस्तान में जो बदमनी बढ़ जाती जा रही है, अदम इस्तेकाम बढ़ता जा रहा है। आधा पाकिस्तान है, 20 साल से ये सूबा मुसलसल खून खराबे में है। ये जो वाकया है इसको आपने ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखना है। ये हम कोई 2-4 रुपए के लिए नहीं कर रहे हैं। हम इस सूबे में जो बदमनी बदाली देख रहे हैं, ये उस ब्रॉडर कंट्रैक्ट में बलूचिस्तान के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने लग के एहतजाज हमने किया है। हमारे 2-4 रुपए की स्कीमात के लिए नहीं है। बलूचिस्तान भूख से मर रहा है, प्यास से मर रहा है। बलूचिस्तान में रोजाना सड़कों पे हादसा हो रहे हैं। 500 अरब का बजट पेश किया गया सर आज वहां पर। ये तो फिर वहां के लीडर्स का भी मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब। मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, लेकिन उन्होंने बड़ा खुलकर पूछा कि हम अवाम की बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत कहती है कि इनको अवाम का याद क्यों सिर्फ बजट वाले दिन आ जाती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सेनेटर एजाज साहब, ये फरमाइएगा कि क्या तय हुआ पार्लियामान को चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान? जी बहुत शुक्रिया आयशा। पहली गुजारिश तो यह है कि सनाउल्लाह बलोच साहब का आपने पूरा मौक़िफ़ दिया। क्या ही बेहतर होता कि बलूचिस्तान से आप किसी मेंबर असेंबली या किसी वजीर को उनका जवाब। जी सर, हम ट्राई कर रहे हैं। लियाकत शाहवानी को जो तर्जुमान है वो आ जाते हैं तो हम उनका भी पॉइंट रखेंगे। जी मैं सनाउल्लाह बलोच साहब की बात का तो जवाब नहीं दूंगा, मेरे भाई हैं, और हम बलूचिस्तान के बारे में पंजाब से बैठकर यही कह सकते हैं कि महरूम सूबा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा वफाकी बजट के अंदर हिस्सा दिया गया है और आबादी के एतबार से नहीं दिया गया,
بلکہ اس کے رقبے کو بھی پیش نظر رکھا گیا اور اس کی پسماندگی کو بھی پیش نظر رکھا گیا اور ساؤتھ آف بلوچستان کے لیے 600 ارب روپے سے زیادہ کا ایک پیکج رکھا گیا ہے جو ان علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے استعمال ہوگا. اس لیے یعنی وفاقی حکومت کا تو پوری طرح توجہ ہے اس مسئلے کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوتا کہ پارلیمنٹ میں اندر جا کر وہ جو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے تو بہت مناسب تھا. پہلے ہی پاکستان کی پارلیمان کے اندر جس طرح آپ نے سوال کیا ہے، پہلے یہ ایک بہت بدنما صورتحال ہے. میں تو کسی طرح بھی اس کو انڈورس نہیں کرتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میڈیا کو بھی چاہیے کہ جس طرح پارلیمنٹ آگے بڑھ گئی ہے، میڈیا بھی اپنا موضوع بدل لے تاکہ اس کے جو خراب اثرات ہیں اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی سمیٹا جا سکے اور معاشرے کے اندر بھی سمیٹا جا سکے. ہم نے شعوری طور پہ کوشش کی ہے کہ اس سارے نظام کو بہتر بنایا جائے اور بہتر چلایا جائے. یعنی اگر اس موقع پر ہم میڈیا پہ بیٹھ کے یہ تعین کرنا شروع کر دیں کہ کس کی غلطی تھی اور کس نے آغاز کیا، میں سمجھتا ہوں اس بحث کو بھی ختم کر دیں. لیکن اگر کوئی یہ بحث جاری رکھنا چاہتا ہے تو پھر میں یہ عرض کروں گا اعجاز صاحب ہم تو اس سے آگے بڑھ گئے کہ کس نے شروع کیا. سوال یہاں پر آ گیا ہے کہ جو قائمہ کمیٹیوں، جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا، رجوع کرنا تھا تو وہ قانون سازی کیوں؟ اور آج بابر اوان صاحب کہتے ہیں کہ وہ قانون سازی کو تو دیکھا نہیں جائے گا، وہ پاس ہو چکی. تو سوال یہی تھا آخر طے کیا ہوا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ انہوں نے عدم اعتماد سے پیچھے ہٹے ہیں؟ کوئی وجہ تھی نہیں تھی؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بعد میں ادھر ہی آ رہا تھا. میں نے کہا نا جی کہ ایک کمیٹی سپیکر اناؤنس کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اناؤنس کر دی کہ ساری سیاسی جماعتوں سے 2 افراد لے کر تو پوری فوٹیج دیکھ لی جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ کس کا کیا قصور ہے، وہ ڈٹرمن ہو جائے گا. لیکن آپ نے واقعتاً بات آگے بڑھا دی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 110 قانون گزشتہ 3.25 برس کے اندر قومی اسمبلی کے اندر پاس ہوئے ہیں اور اپوزیشن کا چونکہ پہلے دن سے یہ رویہ ہے کہ وہ اس حکومت کو نہیں مانتے، وزیر اعظم کو نہیں مانتے، ان کے بارے میں مختلف وہ القاب آداب کہتے رہتے ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. اور اس کے بعد گزشتہ ستمبر سے باقاعدہ سڑکوں کے اوپر بھی مہم چلائی گئی ہے کہ ایٹم بم چلا دیں گے اور آر اور پار کر دیں گے. اس لیے اپوزیشن کو تو یہی میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ اب اتنا وقت لمبا گزارنے کے بعد نہ وہ خود گرا سکے پارلیمنٹ کے اندر نہ باہر گرا سکے. اس لیے اب حکومت کو باقی ماندہ وقت کے لیے تسلیم کر لیں اور اگر وہ تسلیم کر کے ایک مثبت رویہ اختیار کر رہے ہیں تو میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں. اور جو قانون سازی اکثریت کی بنیاد پر ہو جائے اسے واپس نہیں لیا جانا چاہیے. یہ بھی ایوان کی توہین ہے کہ آپ اسے واپس لے لیں. اور باقی میں نے آپ کو رویہ بتا دیا کہ کسی ایک مرتبہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر آئے اور اپوزیشن نے شور نہیں مچایا، انہیں بات کرنے کی یعنی موقع ہی نہیں دیا گیا. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وقت یہ کہتے رہنا کہ وزیر اعظم آئیں اور بات کریں، وزیر اعظم آئیں، اور جب وزیر اعظم آتے ہیں تو پھر یا آپ بائیکاٹ کرتے ہیں یا آپ بات کرنے ہی نہیں دیتے. چنانچہ اس رویے میں بھی تبدیلی پیدا کریں. اور جو اس وقت آج پارلیمان کی صورتحال تھی بہت بہتر تھی. میں سمجھتا ہوں طرفین کی طرف سے ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا. اور اسی تو سوال کا آپ جواب نہیں نہ دے رہے سینیٹر اعجاز صاحب کہ یہ رویے کی تبدیلی آخر 3 دن کی اتنی ہلڑ بازی کے بعد کیوں ہو گئی اور وہ کیا بات ہے؟ رومینہ صاحبہ یہ فرما دیجئے گا کہ کیا مفاہمت ہوئی؟ آپ لوگوں نے عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لی، بابر اوان صاحب اور ابھی سینیٹر اعجاز صاحب بھی کہہ رہے کہ اکثریت جو قانون سازی کر دے وہ واپس نہیں ہو سکتی. تو آپ کی تو ہمت نہیں کچھ کرنے کی. آپ لوگ نعرے کیوں لگاتے ہیں کہ ہم یہ عدم اعتماد لائے اور ہم وہ کرنے گئے، پھر آپ کو اپنے آپ بھی نہیں پتہ چلتا کیا کرنے گئے تھے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ عائشہ صاحب اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے تو مزاحمت سخت طور پہ میں کنڈیم کرتی ہوں جو بلوچستان کے اندر ہوا، کیونکہ وہ صوبہ پہلے ہی بہت محرومی کا شکار ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ پچھلے دور میں ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے تھے جو آج ہم نے دیکھے کہ جب پارلیمان میں بختر بند گاڑیاں آ کے اس کا دروازہ توڑیں تو پھر آپ وہاں پر کس کو نااہل کہیں گے، کس کو کہیں گے کہ وہاں پر حکومت چلا رہا ہے اور وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں. آپ نے سنا کہ انہوں نے جو بھائی ہیں ہمارے انہوں نے کہا کہ یہ حالات تو مارشلہ کے دور میں بھی نہیں تھے. 5 دن سے جو لوگ بیٹھ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں ان میں سے کسی کی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اکثریت میں جو حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی بہت سینسیبل لوگ ہیں، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ان کی نااہلی پھر ایک دفعہ نظر آئی کہ نہ صرف وفاق میں بلکہ دوسرے صوبوں میں بھی جو حالات ہونا شروع ہو گئے ہیں وہ کسی سے اب چھپے نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود کہا
کہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. دوسری بات, اب جہاں پر آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہم لوگوں میں کوئی ہمت نہیں ہے, ہمت ہم میں بہت ہے. میں نہیں کہہ رہی, سینیٹر اعجاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کچھ نہیں سکتے ہیں, ایسے ہی باتیں کرتے ہیں, تسلیم کر لیں ان کی حکومت. جی نہیں, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تسلیم کرنے کی, آپ کو یاد ہوگا پچھلے 5 سال میں مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے عائشہ کہ لوگ اتنی جلدی, میں اعجاز صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں, ہمارے سینئر ہیں, بڑے ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ تھوڑا سا دیکھ لینا چاہیے, کیونکہ ماضی, وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے میرا حافظہ, کاش کہ مجھ سے بھی کوئی چھین لیتا یا تاریخ سے نکال لیتے چیزیں. آپ دیکھیں تھرو آؤٹ 5 سال تک ہمیں دوران حکومت بھی اور اب اپوزیشن میں بھی کس طرح سے یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے یہ گالی گلوچ کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی, کس نے نعرے بازی, ایون کہ اب اس پہ نہ جائیں تاریخ پہ, رومینہ صاحبہ کہاں سے شروع ہوئی نا, پھر وہ باتیں بہت دور جاتی ہیں. مجھے نا ماضی ہم نے بہت پڑھ لیا. مجھے آپ یہ فرما دیجئے گا کہ وہ قاسم سوری کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ کون سی مفاہمت مصالحے تھی, یا آپ کا نعرہ تھا؟ میں نہیں جی, صرف نعرہ تھا. آپ کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ 10 جون کو میں گالی گلوچ کی طرف بات کر رہی تھی کہ وہ جس طرح سے رویہ چلتا آ رہا ہے وہ کوئی ان کی طرف سے شروع ہے, ہماری طرف سے نہیں. بات یہ ہے کہ 10 جون کو جس طرح سے پروسیڈنگ آف دا ہاؤس چلی تھی, دیٹ واز ٹوٹلی انلیگل, کیونکہ جن لوگوں نے اپنا ڈیسنٹ نوٹ دیا تھا, جن ممبرز نے, ان کو بات کرنے کا حق تھا, ان کو بات نہیں کرنے دی گئی اور پراپرلی لیجسلیشن کو بلڈوز کیا گیا ہے. یہ کمیٹی سپیکر کے سینسس کے اور سب کے سینسس کے اوپر بنی ہے کہ جو لیجسلیشن ہو چکی ہے یا ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے دیکھا جائے گا, ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا, کیونکہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں, تمام تر دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہی قانون سازی ہوتی ہے. رومینہ صاحبہ بڑی معذرت, آج بابر اوان صاحب نے کہا ہے حکومت کوئی بل واپس نہیں لے رہی ہے. ابھی اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ اکثریت سے جو قانون ہو گئے وہ ہو گئے. میں پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں نے کیا پایا, کیا پایا, کیا پایا, کیا کھویا, یہ بتائیے. دیکھیں ہم نے کھونے اور پانے کی بات جو سی, ہم تو آج بھی ایوان میں بیٹھ کے عوام کے حق کو پانے کی بات کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے جمہوریت پہ پہلے بھی ہمیں یقین تھا, آج بھی ہم اسی اس پہ لے رہے ہیں. ہم تو اپنے سسٹم کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, لیکن ان کو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کوئی دل نہیں ہے, یہ شاید سسٹم کو لپیٹ دینا چاہتے ہیں کیونکہ حکومت ان سے چل نہیں رہی. اس لیے کوئی نہ کوئی ان کی آپس میں, عائشہ یہی تو بات ہے کہ ان کے آپس میں ہی مفاہمت نہیں ہے. کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے, ہر ایک اپنا ایک یو ٹرن ہے. لہٰذا جو بابر اوان صاحب نے بات کی اس کے اوپر جو بھی ہمارا موقف ہوگا وہ سامنے آ جائے گا, کیونکہ یہ تمام تر باتیں ان کے ساتھ سینسس کے اوپر سپیکر کے سامنے جو ہے سپیکر کو کنوے کی گئی ہیں, تمام تر لیٹر اور اس طرح سے ہوئے. چلیں میں واپس آتی ہوں کہ اس کو اپوزیشن کی پہلی پسپائی کہا جائے, پھر جو عدم اعتماد کی پہلی تحریک رہی. سینیٹر گیان چند صاحب, یہ پسپائی نہیں ہے, یہ پسپائی نہیں ہے, مطلب پہلا فیلئر ہو گیا آپ کی اسٹریٹجی کا, ایسے کہنے فیلئر بالکل نہیں ہے. ابھی تو آگے کی چیزیں بہت ہیں, فکر نہ کریں. ابھی تو آج اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی آگے بہت ساری چیزیں آ رئی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک, مجھے لگتا ہے آپ اسپیکر صاحب کے خلاف عدم اعتماد لا سکتے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کے لیے تو نمبر نہیں تھے, اسپیکر کے لیے کہاں سے دیکھیں نہیں, بات یہ نہیں ہے عائشہ کہ آپ کس کے لیے لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے. اپوزیشن کا اور ہر ایک فرد کا حق ہے کہ وہ عدم اعتماد لے کر آ سکتا ہے اگر کسی چیز کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ. اور آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا کہ کل بھی شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے, اس کی ترقی کے لیے ہمیں جہاں کہیں پہ بھی ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہوگی ہم بیٹھیں گے. اور ہم بیٹھے, ہم ویسے اس پہ بھی آج حکومت نے کہا ہے, وہ جو کہہ رہے ہیں گھٹنوں کو ہاتھ نہ لگائیں, تو وہ کہہ رہے ہیں گھٹنوں تک کیوں جاتے ہیں, گھٹنے جہاں پہ ہاتھ لگانا پڑے ان جگہوں پہ نہ جائیں. میری بات دیکھیں, بات سنیں عائشہ, جن کا دماغی توازن گھٹیا ہو اور گندی سوچ ہو وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کیونکہ اگر گھٹنوں کو آپ دیکھیں, بڑوں کو ہاتھ, اگر بڑوں کے احترام میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں لگاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, کئی جگہوں پہ ہم دیکھیں کہیں پہ ہمیں اگر ایک تو پھر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ جائے نا جا کر, نظام کو ٹھیک کرنا ہے تو حکومت اور خود بیٹھنا نہیں چاہتا. معذرت کے ساتھ کون سا پرائم منسٹر, ہر اہم موقع پہ تو پرائم منسٹر غائب ہوتا ہے. تو یہی تو ابھی کہا ہے آپ کو اعجاز صاحب نے کہ آپ لوگ تبدیل کریں, آپ پرائم منسٹر کو برداشت ہی نہیں کرتے, جب وہ آتے ہیں تو آپ نعرے لگائیں. تب
तब्दीली तो उन्होंने लानी थी, वो दरअसल मसला ये आयशा कि वो तो अभी तक कंटेनर से उतरे ही नहीं है। अच्छा, मगर एजाज साहब कह रहे हैं कि तब्दीली की जरूरत अपोजिशन को है कि ये वजीर आजम को कबूल कर लें, अब काफी हो गया तब्दीली। जी वो बलोचिस्तान में नजर आ रही है, वो बलोचिस्तान में भी नजर आ रही है। मैं आती हूँ वापस इसके ऊपर की करप्शन की सूरत में भी नजर आ रही है। कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने भी ज्वाइन किया, लेकिन पहले ज्ञानचंद साहब को शामिल कर लेते हैं। ज्ञानचंद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि ये जो बिलावल साहिब और शहबाज साहिब के दरमियान जो कुर्बत इस कदर दिखाई दे रही है, ये कितने दिन को है और क्या कोई स्ट्रेटेजी भी है या मिल मिलाकर आपने हुकूमत को बजट पास करने के लिए सहूलतकारी देनी? देखिए, मैं आवाज मुझे तो ठीक नहीं आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने आज जो स्पीच की है जी, वो एक जामा स्पीच की है और पूरा हुकूमत को आईना दिखाया है कि वो जो लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं बजट के, जो फिगर्स हैं उनमें फार्जरी करके दिखा रहे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट्स हैं, जो स्टेट बैंक रिपोर्ट्स दे रही है, जो महंगाई के अशारिये हैं और इस गवर्नमेंट का एटीट्यूड है टुवर्ड्स गवर्नेंस। ज्ञानचंद साहब, मेरा सवाल आपसे ये, ठीक है आज हमने बजट तकरीर सुनी, मेरा सवाल ये है कि जो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की कुर्बतें नजर आ रही हैं इस वक्त, एक दूसरे की तकरीर पर डेस्क भी बजाया जाता है, ये कितने दिन को है? वाकई बजट रोकना कोई मकसद है या फिर बजट पास करने को सहूलतकारी करना मकसद है? नहीं, देखिए, अपोजिशन की पार्टीज हैं और अपोजिशन की वो पार्टीज हैं जो गवर्नमेंट में रही हैं। वो समझते हैं कि बजट को के जो फिगर्स हैं वो किस तरह के हैं, और अपोजिशन जब आपस में बैठकर एक दूसरे से कोऑपरेशन के साथ जब गवर्नमेंट को रेजिस्ट करेगी, जो अवाम दुश्मन कुछ फैसले किए जा रहे हैं, जो महंगाई बढ़ाई जा रही है और गवर्नमेंट के जो बैड गवर्नेंस है उसको सुधारने के लिए जब हम उन पे वो प्रॉपर प्रेशर डालेंगे, तब जाकर गवर्नमेंट को समझ में आएगी, जैसे इससे पहले समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कभी आवाम का ख्याल नहीं किया है, सबसे ज्यादा महंगाई करके अब बजट आई कि हम कुछ अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, कहा गया कि जीडीपी का जो रेशो है वो बेहतर हुआ है, लेकिन दूसरे दिन अभी बजट पास ही नहीं हुआ कि पता चला कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान इन्होंने खड़ा करके रखा है और महंगाई की वजह से जो नुकसान जो तकलीफ जो बर्दाश्त करनी पड़ रही है आम लोगों को, उसकी बिलावल साहब ने नुमाइंदगी की है। जब वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और पाकिस्तान का जो 3-4 दिन से पाकिस्तान की असेंबली में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिस किस्म का रवैया गवर्नमेंट के वुज़रा ने अख्तियार किया हुआ था, जिससे जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो जगहसाई हुई है, उसमें जब बिलावल साहब बात कर रहे थे तो यकीनन ये तो अपोजिशन के हमारे शहबाज शरीफ या हमारे अपोजिशन के बाकी पार्टीज के जो लोग बैठे हुए थे वो डेस्क में बजा रहे थे, लेकिन अंदर से तो तस्लीम पीटीआई वाले भी करते होंगे कि बिलावल साहब सही कह रहे हैं। ये इस किस्म का पार्लियामेंट नहीं होता है। ये पहली दफा हुआ है कि ये नाअहल जो लोग हैं, जो सिलेक्टेड कठपुतली लोग हैं, जिनको पार्लियामानी आदाब का पता नहीं है, वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हमेशा यही होता है कि इजलास को, कोरम्स को प्रमन तरीके से, अच्छी तरीके से चलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। फिर जिम्मेदारी तो ज्ञानचंद साहब दोनों की है, और फिर वही बात है कि इलेक्टेड लोगों को अगर खुद इलेक्टेड लोग ही सिलेक्टेड कहेंगे तो फिर हम क्या कहें किसी को। कंवर दिलशाद साहब, मैं आपको शामिल करूंगी गुफ्तगू में। पार्लियामान में तो जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। कंवर दिलशाद साहब, कानून साजी हो रही है इंतखाबी इस्लाहात को लेकर। शहबाज शरीफ साहब ने भी एक खत लिखा है चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को, खुद इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन सामने आई हैं। मजमूई तौर पर ये इंतखाबी इस्लाहात मुतनाज़े नजर आ रही हैं। हुकूमत कहती है कानून साजी जरूरी है और अगला इलेक्शन इन्हीं इस्लाहात के साथ होगा। आपके ख्याल में जो बिल पास कर लिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन के जो एतराज़ात हैं, आपका एनालिसिस क्या है? ये सॉर्टेड हो जाएगा पार्लियामान के अंदर या फिर आला अदलिया ही इसका मुकद्दर ठहरेगा? ज़ाहिर है कि बदकिस्मती हमारे दोस्त एजाज चौधरी साहब बैठे हुए हैं। मैं इनकी वसातत से ये कहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की नोटिस में लाएँ कि उनके बाद वज़रा और उनके मशीरान कराम प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी अहम बात ये, मैंने भी खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को, जैसे कि जनाब सूरत हाल ये है
کہ جب آپ نے قانون سازی کرنی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی میں جو سفارشات پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ان کی تجاویز پر دھیان ہی نہیں دیا گیا، ان پر بات چیت نہیں کی گئی، رائے نہیں دی گئی۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے شرط جمع کرا کے واپس آ گئے۔ اب یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو وزراء ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے سیاسی سکورنگ کرتے رہیں، لیکن جو ان کے آئینی ماہرین ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، ان کو تو بتانا چاہیے تھا کہ جناب یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے تمام اختیارات جو ہیں انتخابی فہرست بنانے کے، جس میں کہ 8 یا 9 شکیں ہیں، یہاں ظاہر ٹائم کی وقت کی بچت ہو جاتی ہے، 8-9 شکیں ایسی ہیں جو جس کی وجہ سے وہ تمام شکیں حذف کر دی گئی اور وہ نادرا کے حوالے کر دیا گیا، یعنی الیکشن کمیشن پاکستان کی باغ ڈور جو ہے وہ نادرا کے حوالے کر دی، جو کہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ تو آپ یہ لیکن جس کی وجہ سے آئین کا آرٹیکل 219 جو ہے متاثر ہو گیا۔ آئین کے آرٹیکل 219 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابی فہرست بنائے گا، نظر ثانی کرے گا، اس کے ہر سال اس کی باقاعدہ نظر ثانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کلیم ہوتے ہیں، باقاعدہ ووٹ کا جو اندراج بھی ہوتا ہے، وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ نادرا کے حوالے کر دی۔ تو وہ آرٹیکل 219 متاثر ہو گیا۔ جب آرٹیکل 219 جو ہے اس پہ حرف آ گیا، اس کی نیگیشن ہو گئی، تو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح حلقہ بندی کروا رہے ہیں۔ حلقہ بندی کہتے ہیں کہ جی پاپولیشن کی بجائے ووٹر لسٹ پہ کروائی جائے، تو وہ آئین کی آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح کے اور دیکھیں تو ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مخصوص نشستیں ہیں، بڑی اہم بات دیکھیں کس نے ان کا آئیڈیا دی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں اس کے 3 دن کے بعد ان کی لسٹ جو ہے وہ چیئرمین پارٹی کا جو ہے وہ ترمیم کرنے کے اختیارات رکھتے ہیں۔ جو پارٹی اقتدار میں آ جائے گی تو پھر وہاں لاکھوں روپے کی جو تقسیم ہوگا، رشوت ہوگی، کرپشن ہوگی، اس کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو یہ وہ آئین کے آرٹیکل 224 کے خلاف ورزی ہے۔ تو جتنی بھی تجاویز انہوں نے دی ہے وہ مختلف آئین سے باقاعدہ اس کے خلاف ہے، منفی ہے، انحراف ہے، نیگیشن ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے ان کو تمام ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہ تمام آئین سے متاثر۔ لیکن اب آپ دیکھیں ہمارے دوست بیٹھے بھی جاکوری صاحب بڑے ٹھنڈے دل کے دوست ہیں ہمارے، اب وہ سوچیں کہ انہوں نے ہمارے منسٹروں نے کیا کہا۔ ہمارے منسٹروں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان کے کیا اختیارات ہیں جب قومی اسمبلی کو بل پاس کر دے اور وہ اس کو جو ہے عمل درآمد نہ کریں۔ جناب آپ ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں نا، آئین میں ترمیم کریں تو الیکشن کمیشن پاکستان لا آف لینڈ کے تحت عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، لیکن ایکٹ میں جب آپ ترمیم کریں گے تو الیکشن کمیشن پاکستان سپریم کورٹ چلا جائے گا۔ کنور دلشاد صاحب، یہ جتنی آپ نے ترمیم کی، میں اس پر آپ کے ایک چھوٹا سا انالیسس چاہوں گی، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ مجھے انالیسس یہ دیجیے گا، جتنی آپ نے شکوں کی بات کی ہے اور ان ترمیم کی بات کرتے ہوئے آپ کنسرنز، آپ کا اپنا انالیسس اس کے اوپر کیا ہے؟ یہ کیا تمام جماعتوں کو مان لینی چاہیے، یہ سب کے حق میں ہے، بہتر الیکشن کا انعقاد ہو سکتا ہے، شفاف انعقاد ہو سکتا ہے، منصفانہ انعقاد ہو سکتا ہے، یا آپ کو بھی اس کے اندر کچھ پرابلم نظر آتی ہے جو کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ آئین اب الیکشن ایکٹ 2017 میں 49 ترمیمیں کر رہے ہیں، فرد وحاد کی طرف سے ایک آرڈر آ رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ انتخابی اصلاحات کمیٹی بٹھا دیتے، جیسے 2014 میں انتخابی اصلاحات کمیٹی بنی تھی، 26 اراکین ممبر تھے، سینٹ بھی تھی، قومی اسمبلی تھی۔ جب اتنی بڑی اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں تو آپ انتخابی اصلاحات کمیشن یا انتخابی اصلاحات کمیٹی بنا دیتے اور اس کی تجاویز، اس کی سفارشات کے بعد آپ قانون سازی کر لیتے ہیں۔ سر یہی تو مسئلہ ہے نا بیٹھنے کا۔ آپ نے 3 دن پارلیمانی اجلاس کی حالت نہیں دیکھی کہ اپوزیشن لیڈر 4 دن تقریر نہیں کر سکے۔ سنے گا کون؟ بھروسہ کون کرے ایک دوسرے پہ؟ وہ تو ظاہر ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اس کے فریق بنے ہوئے تھے اور اسپیکر صاحب نے جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول نہیں کیا، جیسے لاہور میں پرویز الہی صاحب نے کیسا کنٹرول کیا۔ ایک ہی شٹ اپ کال دی، سب بیٹھ کے آرام کے ساتھ، کس نے بھی بدتمیزی کی باہر نکال دوں گا، پورے سیشن کے لیے باہر کر دوں گا، اور ہلا نہیں کوئی، اس کے بعد آواز نہیں نکلی۔ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوا، یہی سے اعجاز چودھری صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں اسپیکر صاحب کا خیر کیا ہم نے کہنا ہے، اور ریموٹ کنٹرول ہی بیٹھے ہوئے تھے نا، کنٹرول کیوں نہیں کیا، یہ کنٹرول کہاں سے ہو رہا تھا؟ ٹھیک ہے کنور دلشاد صاحب، ایک بریک کی اجازت دیجیے گا۔ کنور صاحب ایک بریک کی اجازت دیجیے گا، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے اور اعجاز چودھری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کنٹرول کہاں سے معاملات ہو رہے تھے، کیا پارلیمان میں نہیں تھا اختیار اسد کیسر صاحب کا؟ اس بریک کے بعد
प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, आपके जानिब आऊंगी, मगर बाबर अवान साहब की जानिब से आज क्या कहा गया इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम को लेकर, ये सुनिएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पे हुकूमत इसलिए संजीदा है कि दूसरी ऑपोजिशन जमातें संजीदा नहीं हैं। पाकिस्तान में स्टेटस को ईवीएम को रोकना चाहता है, वो ईवीएम से खौफजदा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आने के बाद हो ही नहीं सकता कि किसी किस्म की धांधली हो। एजाज साहब फरमाइएगा, जो कंवर दिलशाद साहब ने भी सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि आप कानून साजी कर लें, एक्ट में तरामीम हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब को संजीदगी से देखना चाहिए, योर ओपिनियन? देखिए आयशा, बहुत सारी बातें हो गई, मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। मैं कंवर दिलशाद साहब की बात तो मैंने कोशिश भी की है समझने की, और अपनी समझ की हद तक मैं उसका जवाब भी आपको देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात में धांधली की तारीख बड़ी लंबी है। मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी यानी रिसर्च की है। 1977 से लेकर और 2013 तक कोई ऐसा इंतखाब नहीं है जिसे तस्लीम किया गया हो, यानी हारने वाली पार्टी की तरफ से, और उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने तस्लीम किया हो। 2018 के ऐसा इंतखाब है जिसमें हारने वाली पार्टी ने तो सिरे से तस्लीम नहीं किया, लेकिन जो फाफेन और इस तरह की दीगर तंजीमें हैं उन्होंने इसे माजी के तमाम इंतखाबात से बेहतर इंतखाब करार दिया है। पहली बात तो ये। इसके बावजूद इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है कि इसके अंदर जितनी रिफॉर्म्स हो सकें वो कर ली जाएं, और पार्लियामेंट को ये हतमी इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सके या कानून साजी कर सके। मेरा सिर्फ इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक ही सवाल है, वो जो भी अपनी राय रखते हैं एक अदारे से दूसरे अदारे को तहरीर करके भेजें। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि इस तरह के अदारे प्रेस रिलीज जारी करें। मैं नहीं समझता कि ये इस्तेहकाक है इलेक्शन कमीशन का कि वो बिल्कुल उस यानी मौक़िफ़ को अडॉप्ट कर ले कि जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है और उसको प्रेस रिलीज के लिए बाहर भेज दे। ज़ाहिर है अगर कानून साजी होगी तो तभी जाके ये अमल दरामद हो सकेगा। अगर कानून साजी नहीं हो सकेगी तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन उसका अमल दरामद का पाबंद नहीं है। बाकी मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, कहा यह गया है कि आइन से कोई चीज़ मुतसादिम है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, आइन की इंटरप्रिटेशन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है। आइन की इंटरप्रिटेशन करने का वाहिद एक अदारा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है। मुझे याद है जब 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा यानी इख्तलाफी बातचीत हुई थी तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए थे, हम नहीं गए थे, दूसरे लोग चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर हतमी राय दे दी थी कि पार्लियामेंट के अंदर जो चीज़ तय पा जाए वो हतमी है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ उसको नहीं ख़त्म कर सकती। चुनाचे मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबी नताइज को तस्लीम न करना और फिर 21वीं सदी के 21वें साल के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इनकार करें। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक फ़िक्रा कहने लगा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और जो हम मैनुअली जो इलेक्शन होता है, आप यकीन करें कि वो मैनुअली जो कुछ होता है वो वहाँ पर हो रहा होगा। एक फ़र्क पैदा होगा कि वो काउंट साथ साथ होता रहेगा। जो ही वोट पोल किया, थंब इंप्रेशन जो है। सेनेटर साहब, आपकी सारी गुफ्तगू को भी मैं बजा कहूं तो आपसे सवाल यह है कि क्या हुकूमत ऐसे एक्ट में तरमीम करके मुकम्मल तौर पर अपोजिशन की राय को बुलडोज करते हुए समझती है कि वो इंतखाब हो सकेगा, वो तस्लीम होगा? ये चैलेंज हो जाता है मामला, मतलब आप अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो फिर इस पार्लियामान में कानून साजी का तो कोई वजह नहीं बनती, हर चीज उठा के वहां ले जाई जाए। एक फोरम है, उसका हक है कि वो कानून साजी करे, मुत्तफ़िक़ा कानून साजी होनी चाहिए। जी फरमाइए। एक तो यह है कि ये इलेक्शन जो रिफॉर्म्स की कमेटी, 1 साल से ज्यादा ये रिफॉर्म्स की कमेटी बनी हुई है और एक मीटिंग के अलावा कभी अपोजिशन उसके अंदर नहीं आई। आपको ये भी पता है, यानी हम कब नहीं चाहते कि अपोजिशन आके अपना होमवर्क करे, जब वो होमवर्क न करें और हर चीज का बाइकआउट करें और 3.25 बरस वो हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर भी गिराना चाहते हो और पार्लियामेंट से बाहर भी गिराना चाहते हो, तो किस अपोजिशन से बाय द वे बात की जाए? आप आज से पूछ लेते हैं। मैंने रिसर्च की है, सुने, मैंने रिसर्च की है और मैं आज ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, 25 से 27% वोट लाहौर के अंदर इस तरह जाली है कि वो अगर बाकायदा दोबारा उसको जब नया सेंसस होने के बाद बनेगा तो मैं
यानी साबित कर सकूंगा कि ये इसी तरह डस्का शहर के अंदर मैं 2 जगहों का कर चुका हूं, पंजाब के सारे शहरों के अंदर इसी तरह वोट जो है वो जाली बना हुआ है। मैं गया पहले चेयरमैन नादरा के पास, उसने कहा जी ये रिस्पांसिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। जब हम इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी से मिले तो उसने कहा जी हम तो एक फहरिस्त दे के वापस उनको भेज देते हैं, नादरा को वेरीफाई वो करते हैं। मैं ये दोनों बातें ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि मैं दोनों से मिला और मैंने जो जवाब हासिल किया, इसलिए इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। दुरुस्त है सेनेटर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, इस्लाहात की जरूरत यकीनन है। आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन ने होमवर्क नहीं किया, तो रुमीना साहिबा एक तो फरमाइएगा, वो खुद कह रहे हैं कि 1 साल से कमेटी मौजूद है, आप लोग हिस्सा नहीं बनते। आज अवान साहब ने भी, बाबर अवान साहब ने भी यही बात की कि आप लोग कमेटियों का हिस्सा नहीं बनते हैं और मजीद आप लोगों की वजह से तूफान बदतमीजी हुआ। सुनिए वो क्या कह रहे थे। जो एक तूफान बदतमीजी अंदर बर्पा किया गया वो आपके सामने है, वो पार्लिमानी रिवायत नहीं थी। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में वो आइन के मुताबिक है। ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते, एक तो गवर्नमेंट नहीं ले सकती और दूसरा ये है कि ये बिल हमने आगे बढ़ा दिए। आप रुमीना साहिबा अपोजिशन पार्लिमानी पार्टियों का बाइकआउट करने वाली पहली अपोजिशन है, ये भी उन्होंने आज कहा। अभी आपने एजाज चौधरी साहब की भी गुफ्तगू सुन ली है, अब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। इसका मतलब है अपोजिशन इरादतन नहीं चाहती है कि इस्लाहात हों और बेहतर तौर इंतखाबात का इनेकाद हो सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि क्या ही अच्छा होता कि बाबर अवान साहब ये जो इतना बड़ा अपनी कारकर्दगी का इश्तिहार लगा रहे थे और अपोजिशन का इश्तिहार दे रहे थे, उनको चाहिए था कि पार्लियामेंट में बात करते पहले, ताकि वहीं पे उनको उस बात का जवाब भी मिलता। दूसरी बात ये है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत सारी दफ़ा तमाम तर अपोजिशन के जो लीडरशिप है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी बताए हैं और जो गवर्नमेंट का रवैया है, जहाँ पर स्पीकर खुद बेबस है, अपनी ही हुकूमत, वहाँ पर अगर आपको याद हो तूफाने बर्पा बदतमीजी वो कह रहे हैं, तो वहां पर हालात ये थे कि जब उनके अपने मेंबर्स थक जाते थे बदतमीजी कर करके, जो तूफान था या सुनामी इस नए पाकिस्तान का, जहां पर गालम गलोच खुद दी जाती है और फिर दूसरों पे भी बात डाली जाती है और फिर दूसरों से तवक्को की जाती है कि वो ना करें, वहां पे यूं इशारा किया जाता था बार बार। ये चीज़ें फुटेजेस भी मौजूद हैं कि इनके रुकन ये करते थे और स्पीकर फिर वहां पर गैप देते थे। तो बात ये है कि वहां पर आप सोचें कि स्टैंडिंग कमेटीज़ में क्या होता होगा। दूसरी बात जहां तक ये है कि अभी कल शहबाज साहब ने उस तकरीर में अपनी में जिक्र भी किया कि जब ये हमारा जो कोविड है, कोविड के ऊपर एक मीटिंग, बड़ी अहम मीटिंग जो है वो कॉल की गई स्पीकर ने और वजीर आजम ने और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और तमाम सियासी जमातों के जो लीडर हैं वो मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि गवर्नमेंट को चलाने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब हैं सो कॉल्ड, वो अपनी बात करते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि आपको याद होगा तमाम तर प्राइम मिनिस्टर जितने भी आज तक बने हैं वो अपोजिशन की तरफ जाते भी, जब आते हैं पार्लियामेंट में तो वो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं। लेकिन इस वजीर आजम ने, हमें कोई शौक नहीं है उससे मिलने का, हमें कोई शौक नहीं है, लेकिन मुल्क की दफा की खातिर, उसकी बका की खातिर अगर कभी हम बैठे भी तो उन्होंने तो कभी सेव नहीं दिया। और रही बात इनकी ये बात करने की कि जो आज बातें करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पहले दिन आया तो उसको किसी ने बोलने नहीं दिया, तो ये अपने बातें क्यों भूल जाते हैं कि इनके क्या क्या हथकंडे रहे, इन्होंने कहां कहां किस किस को गालियां नहीं दी। रुमीना साहिबा, अवाम इसको कैसे समझे कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं, बट दोनों ही ना एक दूसरे को देखने के रवादार हैं, ना एक दूसरे की बात सुनने के रवादार हैं। तो कोई तो प्रॉब्लम है जो वही ऐवान के अंदर है ना, सॉर्ट आउट आपने करना है ना, हम जा सकते हैं ना अवाम जा सकते, कौन हल करेगा ये मसला? 3 साल तो निकाल दिया आप लोगों ने यही करते करते। इनके बात यह है कि ऑपोजिशन, चले एक बात आप मुझे ये बताएं कि चले ऑपोजिशन मान ले थोड़ी देर के लिए, मैं मान लेती हूँ, मैं क्योंकि हमारे पास मैं ये क्योंकि इनका ज़र्फ तो गवर्नमेंट का बड़ा होना ही चाहिए, लेकिन मजबूरी है उनकी, शायद पता नहीं क्या कि वो उनके पास है नहीं, क्योंकि अपनी बजट जो है अवाम ने तो मुस्तरद किया, उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सरकारी लोग जो है, गवर्नमेंट के लोग पहली दफ़ा अपनी किताबें फाड़ रहे थे और किताबें मार रहे थे और लीडरशिप को टारगेट किया हुआ था। दूसरी बात ये कि आप हमें कहती हैं कि हम क्या करें या गवर्नमेंट ने कहां पे कभी कोशिश की है? आयशा, आप मुझे कोई एक चीज बता दें। सेनेटर एजाज साहब बताएंगे, ये मैं क्यों बताऊंगी, सेनेटर एजाज साहब बैठे वो बताएंगे कि सर अपोजिशन ये कहती है हमने तो मिसाक के मईशत तक की ऑफर दी थी 2 साल पहले। मैं तो ये कैसे कहती है, बात करना ही नहीं चाहते? यकीन कीजिएगा कि मैं पार्टीजन बात नहीं करूंगा, मैं आपसे जी बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से एक अली नवाज की आप गुफ्तगू को
छोड़ दें कि जिसने फौरी तौर पे आके मीडिया के सामने कहा कि मुझे मेरी गलती का एहसास है। मीडिया से क्यों? ठीक है, आप मुझे बताएं जो हमसे तो नहीं माफी मांगी। मगर सेनेटर साहब ये फरमा दीजिएगा, कभी हुकूमत अपने बजट की कॉपी ऐसे उड़ाती है? वो जो अभी कवर दिलशाद साहब करते, कंट्रोल कहां से हो रहा था ये हुकूमत का पूरा जो वुज़रा जो कुछ कर रहे थे, जो ज़बान इस्तेमाल हो रहा है? देखिए मेरा ख्याल है ये बड़ा मुहम्मल सवाल है, इस सवाल का मैं क्या आपको जवाब दूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो फुटेज अगर स्पीकर ने कहा मैं एक कमेटी बनाता हूं, सारा फुटेज देख लिया जाए और उसमें पता चल जाएगा कि किसका क्या रोल है। दूसरा, जो आज भी पीएम को सो कॉल्ड कहें और हर लीडर जो इनका बोलता हुआ कहता है जी वो तो आता नहीं है असेंबली से, वो बात नहीं करता, यानी उसके बारे में इनकी राय देख लें। और उस कोई एहसास कमतरी है सारी अपोजिशन के अंदर, सारे लीडरों के अंदर। इमरान खान नहीं आता, इमरान खान नहीं आता, इमरान भाई आप अंदाजा करें कि आप गुफ्तगू में जिस तरह की कोई बातचीत करते हैं, कोई आके क्या करेगा आपके पास आके? इसलिए आप फिक्र न करें, वहां पर सेनेटर साहब ये बजट पास हो जाएगा, हुकूमत मुतमईन है कि ये बजट पास हो जाएगा, बजट पास हो जाएगा। देखिए ना, बजट पास होना है। वो शहबाज साहब कहते हैं सीसा पिलाई दीवार बनेंगे इस बजट के सामने पास होने में। वो सीसा पिलाई दीवार करता हूं, ये सीसा पिलाई अपनी भतीजी के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बने शहबाज शरीफ पहले, ठीक है ना जी। कभी शहबाज शरीफ और कभी मरियम बीबी, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो इनके घर का झगड़ा है, इनके घर का झगड़ा है। आपने घरों में झगड़े, घरों में रहने देते हैं। पार्लियामान की सैंक्टिटी पे बात करते हैं। ये बच्चों वाला बात ना करें, मेरी गुफ्तगू के दौरान बात ना करें, गुफ्तगू के दौरान मैं आपसे बिल्कुल आपकी बात में नहीं बोलता, बराए मेहरबानी आप बात ना करें, ये ना करें आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पर। क्या शहबाज शरीफ सियासतदान नहीं है? क्या मरियम साहब सियासतदान नहीं है? क्या उनके दरमियान यानी चपकलश नहीं है? क्या बिलावल भुट्टो ने इनकी नाक नहीं रगड़ी गड़ी खुदा बख्श के अंदर? क्या उसने जिंदाबाद पीपल्स पार्टी का नारा नहीं लगवाया इनसे? असल में मसला तो इनका ये है। ठीक है, इसलिए आप पूछ रही थी कि हमजा साहब और बिलावल यानी सॉरी शहबाज और बिलावल आपस में बड़े कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ठीक है, मुझे ये बताइए कि पूरी नून लीग की सारी पॉलिसी तब्दील होकर रह गई है कि नहीं होकर रह गई? ये तो इस्तीफे दे रहे थे, ये तो बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, ये तो सेनेट के इंतखाब। ठीक है सेनेटर साहब जी, रुमीना साहब मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, मुझे गौर साहब सुन लेना। चित किया, चलें जी सुन लें। ठीक है एजाज चौधरी साहब आपका पॉइंट आ गया। गिलानी को जी जी एजाज साहब टाइम आ गया, टाइम कम रह गया मेरे पास। लीडर भी बनवा लिया जी रुमीना साहब, मैं आपसे अर्ज करता हूं जी ठीक है सेनेटर एजाज साहब, कमजोर सियासत झगड़े को हमारे सर पे दबाव डालें। ठीक है एजाज साहब आपका पॉइंट टेकन, एजाज साहब पॉइंट टेकन, एजाज साहब पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। फैसला कर लें जी, ठीक है, घर के अंदर ये फैसला कर लें। एजाज साहब पॉइंट टेकन सर, टाइम कम रह गया है, मुझे रुमीना कंवर साहब को शामिल करना है। ज्ञान साहब जी, रुमीना जल्दी से। मैं फिर इस तरह से बोलती वो इसी तरह से करेंगे। जी जी रुमीना साहिबा, पास कुछ नहीं रह जाता, जब इनके पास कुछ नहीं रह जाता। जी जी रुमीना साहब, एजाज साहब वक्त बहुत कम है, प्लीज एजाज साहब प्लीज। जी जी एजाज साहब शुक्रिया, प्लीज एजाज साहब प्लीज प्लीज, शुक्रिया आपका। जी रुमीना साहब गाने गा रहे हैं। जी रुमीना साहिबा प्लीज। बात ये है आयशा कि जब कुछ नहीं रह जाता तो फिर इनको मरियम और शहबाज साहब याद आ जाते हैं, जब कुछ नहीं रह जाता तो इनको वही घिसी पिटी बातें याद आती हैं। इनको ये क्यों भूल जाता है जिन्होंने कंटेनरों में बैठ के क्या क्या बातें की। और दूसरी बात, हंसना मुझे भी बढ़ाते हैं, वक्त हंसेगा और खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, इंशाल्लाह आप सबको पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने तो जीना मरना लोगों का महंगा कर दिया, अल्लाह के घर जाना महंगा कर दिया है। नहीं गलत नहीं, मैं तो कहा है कि आप इस सादगी पे क्या ही कहें आपकी। और बाकी ये बात है कि ठीक हो गया रुमीना साहिबा, आपका पॉइंट आ गया। काम है कि वो तमाम तर जमातों को लेकर साथ चलें। ठीक है ज्ञान जान साहब, बहुत मुख्तसर कहिएगा कि क्या ऑपोजिशन वाकई ही कमजोर है या फिर दिखाई दे रही है हुकूमत को? नहीं देखिए, अपोजिशन कमजोर तो नहीं है, लेकिन उनके कुछ डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से वो लग रहा था। अभी भी हम चाह रहे हैं कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है, और पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हैं वो गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इमरान खान और कभी कभी उन्होंने पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लिया। अपोजिशन कमेटीज में भी जाती है, पार्लियामेंट में भी अपोजिशन ही आती है। इमरान खान कब आते हैं? इनके मिनिस्टर्स आते हैं, तो उनका तो काम जो है 4 दिनों से आप देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एक अपोजिशन का लीडर कोई तकरीर कर लेता है तो ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के बजाय उसको गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो पार्लियामेंट इस तरह तो नहीं चलती है। गवर्नमेंट का तो
ड्यूटी यही होती है कि मिनिस्टर्स आए अपनी परफॉर्मेंस। ठीक है ज्ञानचंद साहब, हुकूमत की ड्यूटी है कि वो मुफाहिमत के साथ लेके चले अपोजिशन को। कमर दिलशाद साहब, आपका लास्ट कमेंट, ये भी आप माहौल आप देख रहे हैं, टॉक शोज की भी हालात वही हो जाते हैं जो पार्लियामान के हालात बने हुए हैं। बजट पास हो जाएगा, अदम इत्मीनान आनी थी, दूसरी बार भी कासिम सूरी साहब बच गए हैं, उनका इलेक्शन भी एक मुतनाज़े है, ये क्या माहौल आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो क्या कुछ और बन रहा है और हमें दिख कुछ और रहा है? नहीं, मैं एक बड़ी अहम बात कर देता हूँ, बजट तो पास हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है जो बाबर अवान साहब कहते हैं कि हमने कानून साजी कर रही है, हम इसको वापस नहीं लेंगे। अब ये अपने बैठे हुए हैं इजाज़ साहब, मैं बताता हूँ कि अक्टूबर 2017 में जब कौमी असम्बली और सेनेट में बिल पास होके खत्मे नबूवत के हवाले से जो एक हल्फिया बयान की इकरारनामा लिखा गया था, वो बिल पास हो गया था, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए थे ममनून हुसैन ने, लेकिन जो हंगामा राई हुई उसके फौरी तौर पर शाहिद खान अब्बासी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे कौमी असम्बली में दोबारा नजर सानी का बिल पेश कर दिया और वो हज़फ करवा दिया और वो हल्फनामा लिखा गया, इकरार जो था वो खारिज कर दिया गया। तो यहाँ भी अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाती है तो नजर सानी के लिए जा सकता है, जैसे रवायत मौजूद है। अगर अपोजिशन ये कह रही है कि जो वही कानून साजी इस पर दोबारा गौर कर ले, जो उन्होंने वायदा भी किया था जिसकी वजह से कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक वापस ले ली गई। ठीक है कमर दिलशाद साहब, दोबारा तफसील, ये बहुत से अहम मामला थे जिन पर बात करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और एक ही बात आखिर में करेंगे, एहतराम करें आइन का, दूसरों की राय का और कानून का, क्योंकि अवाम आपको देख रही है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।